घंटे, महीने और साल जरूरी तो ये हर किसी के लिए है और इसे जानने के लिए हम सहारा लेते हैं कैलेंडर का। तो जिस कैलेंडर को इतना कॉमनली और आम तौर से हम यूज करते हैं, क्या उस कैलेंडर के बारे में सभी डिटेल्स हमें पता है? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जो इंटरनेशनल लेवल पर कैलेंडर को यूज किया जाता है वो कौन सा कैलेंडर है, उसका नाम क्या है? तो जो इंटरनेशनल इंग्लिश कैलेंडर है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये किस साल से शुरू हुआ? तो 1582 से ये शुरू होता है और खोज करने वाले का नाम पोप ग्रेगोरी 18 था और इस वक्त से शुरू होती है इंटरनेशनल कैलेंडर की कहानी। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले जिस कैलेंडर को यूज किया जाता था उस कैलेंडर का नाम क्या था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, तो यहां पर जूलियन कैलेंडर जो आप देख पा रहे हैं वो जूलियन कैलेंडर को क्यों चेंज किया गया और उसके जगह पर रिप्लेस करके ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्यों एक्सेप्ट किया गया, इसके पीछे एक ट्विस्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, द जूलियन कैलेंडर एज्यूम्ड अ ईयर वाज 365.25 डे लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चलें तो एक साल में कितना दिन होगा? 365.25 डेज होगा। ठीक है, और एक्चुअल सोलर ईयर जो हमारा होता है सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक साल में कितना दिन होता है? 365.2422 डेज होता है। ठीक है ना, तो आपको यह लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.1 का। तो आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 0.01 का। उससे इतना क्या फर्क पड़ जा रहा है या पड़ जा रहा था? तो आपको यह लग रहा होगा इन दोनों के बीच इतना माइनर फर्क है, इतना छोटा फर्क है 0.01 का। इस फर्क की वजह से ऐसा भी क्या जरूरत पड़ गया कि नए कैलेंडर की खोज करनी पड़ी और नए सिस्टम की शुरुआत करनी पड़ी। तो फर्क ये 01 का 0.01 का जो फर्क है वो सेंचुरी में 1200 साल 1300 साल आते आते लगभग ये 10 दिन का डिफरेंस बन जाता है। मतलब कैलेंडर जो जूलियन कैलेंडर है वो ऑटोमेटिकली 10 दिन आगे चलने लग जाता है। ठीक है, जब यहां पर डिफरेंस है, आप यहां पर देख रहे हैं कि 0.25 है और यहां पर देख रहे हैं कि 0.24 है, 365.24 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.01 का डिफरेंस है। तो जब 1200 साल या 1300 साल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 10 दिन आगे रहेगा और एक्चुअल में जो दिन पे इफेक्ट पड़ेगा वो टोटल 10 दिनों का होगा, जो यहां पर आपको एक्सप्लेन्ड है। दिस स्मॉल डिफरेंसेस कॉज द कैलेंडर टू ड्रिफ्ट बाय अबाउट 10 डेज ओवर सेंचुरीज। तो 10 दिन का फर्क पड़ जाता था सेंचुरीज पूरी होते होते। और पोप ग्रेगोरी 18 ने जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया वो कैलेंडर बिल्कुल भी ऑथेंटिक और बिना कोई एरर या मिस्टेक के था, जो प्रॉपर सीजन और हर कुछ को प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, फिर बात आती है इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स तो बहुत कॉमन बात है ये कि 12 महीने होते हैं, 365 डेज होता है और लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 होता है। ठीक है, एक फिर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है इसके बाद वो क्या? लीप ईयर की डिविजिबिलिटी को समझना कि लीप ईयर कौन सा साल होगा उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाए, जो भी साल 4 से भाग दे दिया जाए और रिमाइंडर ना बचे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले लीप ईयर बोलेंगे। तो जब 4 से डिवाइड दे पा रहे हैं तो अगर हम इसको 100 से भी डिवाइड दे देंगे तो क्या वो लीप ईयर होगा? तो अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, 2024 को हम कंसीडर कर रहे हैं, को हम ले रहे हैं, ये एक साल है। अगर 2024 4 से डिविजिबल हो जाता है, 4 से पूरा कट जाता है पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पर, तो ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो काट के देखते हैं इसको। यहां पर देख रहे हैं कि ये कट जा रहा है 6, 506 आपका आएगा। ठीक है ना, 2024 4 से डिविजिबल हो गया, कट गया, 506 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साल लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन उसके उलट अगर कोई 100 से डिविजिबल होगा
तो 100 से डिविजिबल होना सिर्फ ये एक गारंटी नहीं है कि वो साल लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि 1900 हम देख रहे हैं, 1900, ठीक है ना, 1900 100 से डिविजिबल है, साफ दिख रहा है हमें कि ये 100 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इसके 100 से डिविजिबल होने के बावजूद भी, इसके पूरे कट जाने के बावजूद भी ये लीप ईयर नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं है, 100 से अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। वैसे ही तीसरा पॉइंट में अगर हम उठा ले, तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे कि वो 400 से अगर डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर होगा। जाहिर सी बात है, जो 4 से डिविजिबल होगा वो 400 से भी डिविजिबल हो ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर 2000 को उठाते हैं 2000 को हम अगर 400 से भाग दे करके देखेंगे तो ये डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से 2000 भी एक लीप ईयर है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कि कोई भी साल 4 से भाग हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि 100 से अगर वो भाग हो जा रहा है तो ये गारंटी नहीं होगी कि वो लीप ईयर होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि वो 400 से भाग अगर कोई भी साल हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके मंथ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फरवरी में 28 या 29 जो लीप ईयर होगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। ये भी कॉमन डिटेल है, ये आपको पता है। यही साहब है हमारे ग्रेगोरियन साहब, ठीक है ना, पोप ग्रेगोरियन, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इन्वेंशन किया था, ठीक है। और ये कब किया था? 1582 में किया था। फिर हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो हर हिस्ट्री की किताब में हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। एडी के बारे में, बीसी के बारे में, सीई के बारे में, और ये सारा सिस्टम कैसे चलता है, ये होता क्या है, इसको हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे पहले एडी को हम लोग समझ लेते हैं। एडी क्या होता है? एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का लैटिन में मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। किसके साल में, किसके ईयर में? लॉर्ड के ईयर में। और इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का जन्म। लॉर्ड मतलब कौन? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है वो एडी कहलाता है। से फॉर एग्जांपल 476 एडी, 2026 एडी, आज हम 2026 में बैठे हैं, उसके साथ भी हम लोग एडी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का काल, पहले का समय, ठीक है। उन डेट्स में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? बीसी लगा हुआ मिलेगा। से फॉर एग्जांपल 420 बीसी या फिर 300 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के साल को यह दर्शा रहा है। फिर सीई, कॉमन एरा, कॉमन एरा और आपका एनो डोमिनी, ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही रिलेशन को दिखाता है, बस नाम अलग अलग है। कॉमन एरा भी एडी के तरह ही वर्क करता है, ये दोनों सेम है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि एडी और सीई दोनों एक ही होता है। फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, इसका रिलेशन किसके साथ है? बिफोर कॉमन एरा का रिलेशन बिफोर क्राइस्ट के साथ है। तो यहां पर एक और रिलेशन आपको पता चला कि बीसीई और जो बीसी है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, ये दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? फिर यहां पर जो आपका डिफरेंसेस है जो मैंने अभी आपको बताया, उसी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा है। जैसे ट्रेडिशनली हम लोग बीसी बोलते हैं और आज के टाइम पे उस बीसी को क्या बोला जाता है? बीसीई बोला जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग दोनों का सेम होता है, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या है? एडी, एडी को आज के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? आज के मॉडर्न बुक्स में बहुत सारी जगहों पर क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको? सीई लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सीई मतलब कॉमन एरा और सीई मतलब के एनो डोमिनी, सी मतलब के कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय। क्लियर है? ये जब डाटा आपको क्लियर हो गया, ये जब सेटल डाउन कर गया, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का वक्त है। हाँ, इसको बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जीसस क्राइस्ट का, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेगोरियन और क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के जन्म को, उनके पैदाइश को एक लैंडमार्क इवेंट मानते हैं, एक बहुत बड़ी घटना मानते हैं, एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए एक गॉड का एक गिफ्ट मानते हैं। तो इसीलिए इस कैलेंडर का जो स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट है, वो क्या है? जीसस क्राइस्ट का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। और उनके पहले का इंसिडेंट को हम लोग बीसी के फॉर्म में, बिफोर क्राइस्ट के फॉर्म में समझते हैं, और उनके जन्म के बाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एडी या फिर सीई के फॉर्म में समझते हैं, कॉमन एरा के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है।
फिर ये पॉइंट आता है कि इसमें कोई भी जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कैलेंडर में जीरो का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और जीरो को जीसस क्राइस्ट के जन्म से रिलेट किया जाता है। वो एक लैंडमार्क इवेंट होता है। जैसे 2 BCE है, इसके बाद आपका 1 BCE आ जाएगा, फिर आपका 1 CE आ जाएगा, एनो डोमिनी जीसस क्राइस्ट के बर्थ का टाइम, और इसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। इस कैलेंडर में कोई भी जीरो नहीं है, जो आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको टाइमलाइन दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर क्या है कि ये एक आपका लैंडमार्क इवेंट है, जहां पर किसका जन्म होता है? जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है। और इस समय के पहले जो टाइमलाइन आपको दिख रहा है, वो टाइमलाइन क्या है? वो टाइमलाइन आपका BCE का है, बिफोर क्राइस्ट एरा का। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर क्राइस्ट एरा जब आगे बढ़ता है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, घटते हुए क्रम में होता है। ये भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहां पे 500 BCE था, फिर 300 BCE, फिर 100 BCE, फिर 1 BCE, और इन सब के बाद जो आपका बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट का 1 CE में या 1 AD में, वो शुरू होता है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट कि क्या एडी में भी घटते हुए क्रम में होगा या बढ़ते हुए क्रम में होगा? तो एडी में टाइम जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, साल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो पता क्या चला कि BCE में जब साल आगे बढ़ेगा तो वो डिक्रीज करेगा, वो घटते हुए क्रम में होगा। और कॉमन एरा में या CE में जब, या एडी में, एनो डोमिनी में साल जब आगे बढ़ेगा तो वो बढ़ते हुए क्रम में होगा। जैसे देखिए 100 CE, 1000 CE, 2026 CE, ठीक है ना? तो आज के टाइम को भी हम 2026 CE बोल सकते हैं या 2026 AD बोल सकते हैं। क्लियर है? और ये आपका साल, ये समय जो है आगे बढ़ते हुए जाहिर सी बात है बढ़ता है। आज से एक साल के बाद क्या होगा? 2027, फिर 2028। तो ये CE का जो स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और BCE का जो स्ट्रक्चर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यही मेन चीज यहां पर हमें समझना है। ठीक है, और ये हर जगह पर एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया गया है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर इसको फॉलो किया जाए, ताकि कहीं पर भी डेट का कोई भी कंफ्यूजन सामने ना आए, और हर तरफ एक सिंगल फॉर्मेट और सिंगल सिस्टम को फॉलो किया जाए। और ये डिटेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीजों को समझने के लिए जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, या उन बातों को जानने के लिए जो कैलेंडर से। ये सारा ही कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेंशन इट इन कमेंट, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट करूंगा, डिस्कस करूंगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। Watch, read, and learn with FS Academy. Education is simply the